हेलो क्या सब सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 हिस्ट्री जो न्यू सिलेबस है 2025 और 26 में जो डिज़ाइन किया गया है उस सिलेबस के आधार पर हमने इस चैप्टर को तैयार किया है। यानी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 9 इतिहास वो है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वो सभी बच्चे जो क्लास 8 से 9th में आए हैं उन सभी का द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर हार्दिक स्वागत है और शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कई बार सवाल पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 और ये दुनिया की पहली क्रांति थी। ध्यान रखना 1789 जहाँ स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, यहाँ से एमसीक्यू आता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16वां। क्या नाम था उसका? लुई 16वां। और ये 1774 में फ्रांस का राजा बना और उस समय इसकी जो आयु थी केवल 20 वर्ष थी। फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक वर्ग, द्वितीयक वर्ग और तृतीयक वर्ग। अब जो फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जो प्रथम वर्ग था, जो द्वितीय वर्ग था, उन्हें बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार मिला हुआ था। जन्म से ही विशेषाधिकार था उनके पास, यानी उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था उनसे, उन्हें अधिकार ही अधिकार प्राप्त थे। सारा टैक्स जो है तीसरे वर्ग से लिया जाता था और तीसरा जो वर्ग था उसमें मजदूर, श्रमिक, किसान, ठीक है, तमाम प्रकार के जो काम करने लोग वो शामिल होते थे और इनके पास अधिकार नहीं थे और इन्हीं से सारा टैक्स लिया जाता था। और इस वजह से ही पूरे फ्रांस में जो है भेदभाव की इस नीति के खिलाफ विद्रोह किया गया। ठीक है, उसकी जो लुई 16 था वो एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि उसके सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, यानी वो नियम बना सकता था, नियमों का तोड़ सकता था, किसी को भी दंड दे सकता था, यानी उसकी सत्ता पर किसी का भी कोई भी प्रतिबंध नहीं था, यानी उसकी सत्ता पर कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। जनसाधारण दुखी थे परंतु कुलीन वर्ग ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था, अतः जनता ने सम्राट लुई 16 के विरुद्ध क्या क्या क्रांति का बिगुल बजा दिया। फिर देखिए कई बार सवाल पूछा था कि लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तो स्टेट जनरल की जो बैठक कब बुलाई गई? तो 5 मई को बुलाई गई। कब? 1789 को। और क्यों बुलाई गई? नए करों का प्रावधान करने के लिए। अब ये नए कर का प्रावधान क्यों किया गया? देखिए जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था तो फ्रांस पर ना बहुत ज़्यादा कर्ज था और कर्ज इसलिए था क्योंकि वहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, जनता का ध्यान नहीं रखा जाता था, अय्याशी में डूबे हुए थे। और जैसे ही लुई 16 राजगद्दी पर बैठा 1774 में, उसने क्या किया? कर्ज तो फ्रांस पर पहले ही था, उसने इंग्लैंड को क्या किया? उसने क्या किया कि अमेरिका अमेरिका पर जो है ना, अमेरिका के 13 जो स्टेट थे उस पर इंग्लैंड का कब्जा था और अमेरिका के 13 उपनिवेश को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन को बहुत पैसा दिया, जिससे फ्रांस पर कर्ज का बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। अब कर्ज बढ़ गया तो कर्ज को चुकाने के लिए जनता से ही कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ भारत में क्या है, टैक्स लगाया जाता है ना, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो हम पर टैक्स लगाता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसके माध्यम से सरकार को पैसे मिलता है और सरकार उसी पैसे से शासन चलाती है। ठीक है, ऐसे फ्रांस में जब कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कर्ज को लौटाने के लिए फ्रांस के शासक लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और उस बैठक में नए कर का प्रावधान करने के लिए योजना बनाया गया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका प्रतिनिधित्व है समृद्ध शिक्षण वर्ग के लोग कर रहे थे। इसी प्रकार से वोल्टेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वोल्टेयर क्या है? तो वोल्टेयर ने चर्च को बदनाम वस्तु कहा था, इनफेमस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यंग लेखक थे जो वोल्टेयर थे, एक प्रकार के व्यंग लेखक थे। जो व्यंग मतलब क्या होता है? कटाक्ष करना, जैसे कार्टून के माध्यम से राजा की खिल्ली उड़ाना, राजे की आलोचना करना। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है तो उनके मेम बनते, मेमे आपको वर्तमान में पता ही होगा। तो मेमे के माध्यम से ये अपनी बात रखते थे और शासन के जो
खराब नियम होते उसके खिलाफ आलोचना की जाती थी। तो वही थे कौन? वोल्टेयर। और वोल्टेयर ने चर्च को क्या किया था? बदनाम वस्तु, क्योंकि व्यक्तियों के जीवन पर चर्च का बहुत ज़्यादा अधिकार था। चर्च के बिना कोई व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर सकता था, किसी प्रकार के पारिवारिक जीवन की शुरुआत नहीं कर सकता था, यानी हर प्रकार से चर्च का ही बोलबाला था व्यक्तियों के जीवन पर। इसलिए वोल्टेयर ने उसे कहा चर्च को बदनाम वस्तु, इसे जरूर कवर कीजिएगा। इसी प्रकार से रूसो की पुस्तक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रूसो जो है 18वीं शताब्दी का एक महान दार्शनिक था, राइट। और उसकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। इसे याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू भी एक उच्च कोटि का लेखक था और उसकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। याद रखिएगा, रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, इस तरह से बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी और नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समिति व्यवस्था को खत्म करने का आदेश भी पारित कर दिया। फिर जब 5 मई से क्रांति की शुरुआत होती है तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल ग्रह का जो है कारागृह था, उसे पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का नाद बज गया था। और आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो वह 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए एक और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है आतंक काल। तो 1793 से 1794 तक जो काल था उसे आतंक काल कहा जाता है। और इस आतंक के काल का जो समय है उसे मैक्समिलियन रोबेस्पियर चला था। तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर कौन है? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर के बाद अभी पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब का अध्यक्ष था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर। फ्रांस की महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में थे, जिसमें सबसे प्रमुख क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। याद रखिएगा, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये क्या था? ये फ्रांस के महिलाओं के क्लब थे, जिसमें सबसे प्रमुख क्लब का नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, अब देखिए, जहाँ से 1 नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछाते हैं, तो सबसे पहले आपको लिवरे पता होना चाहिए। लिवरे क्या है? फ्रांस में प्रचलित मुद्रा, जिसे 1794 में क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। स्टेट क्या है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक दर्जे को दर्शाने वाली श्रेणी। जैसे हमने कहा कि फ्रांस का जो समाज है वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में विभाजित था। इसी पर टाइथ क्या है? तो टाइथ जो है चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था और एक कृषि उपज के 10वें हिस्से से के बराबर होता था। तो जो टाइथ है वो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, यानी टाइथ केवल चर्च वसूल करता था और एक प्रकार से धार्मिक कर कहते थे। और किसानों से लिया जाता था उनके उपज का 10%। कितना प्रतिशत? 10%। इसी प्रकार स्टाइल, ये सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, राजा लेता था इस कर्ज को, इसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया। मेनर, एक स्टेट जिसमें सामंत की भूमि और महल होता था उसे मेनर कहा गया। ठीक है, कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित की इमारत। इस तरह से 1 नंबर में एमसीक्यू आपसे पेपर में आएंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो यहाँ से 5 नंबर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत के कई कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहला जो है उसमें वो आपका क्या है? राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है कि राजनीतिक कारण क्या है फ्रांसीसी क्रांति के? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रांस का राजा था वह स्वेच्छाचारी थे और वे राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। सम्राट की इच्छा ही कानून थी और वह अपने आप को क्या कहते थे? मैं ही राजू, यानी सब कुछ उनके माध्यम से चलाया जाएगा। नियम बनाएंगे, नियम को लागू करेंगे और दंड भी देंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू करती है, विधान पालिका नियमों का निर्माण करती है और न्यायपालिका दंड प्रदान करती है। लेकिन फ्रांसीसी समाज में उस जमाने में क्या था कि सब कुछ राजा ही करता था। ठीक है, कर बहुत अधिक थे जो मुख्यतः जनसाधारण को ही देने पड़ते थे। दरबारी और सामंती लोग करों से मुक्त थे और शासन में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इसलिए ये राजनीतिक कारण है फ्रांसीसी क्रांति का। सामाजिक कारण, जैसे हमने आपको बता दिया, जो फ्रांस का जो समाज था 3 भागों में बटा हुआ था। फ्रांस में 3 समाज थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो पहला स्टेट था और दूसरा स्टेट, उसमें कुलीन वर्ग लोग शामिल थे, उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। केवल टैक्स तीसरे स्टेट में
लिया जाता था, जिसमें वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये लोग शामिल थे और इन्हें टैक्स भी लिया जाता था। तो ये सामाजिक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। तीसरा, आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, गरीबी बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी और जो लोग थे उनकी जीविका पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। राजकोष पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता गया। इस वजह से भी फ्रांसीसी क्रांति हुई। दार्शनिकों के योगदान, उसमें दार्शनिकों का योगदान क्या है, जैसे मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इन सभी का योगदान काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का जो पांचवा कारण माना गया है वो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। ठीक है, स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई तो बहुत दिनों बाद बुलाई गई और स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी वो सब लोग जो है टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और नवीन संविधान बनाने की घोषणा की गई। क्योंकि जो थर्ड स्टेट थे के लोग थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से थर्ड स्टेट के लोगों द्वारा क्या किया गया कि भाई हमें जनसंख्या के आधार पर हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, और जिसको फ्रांसीसी सम्राट के शासक लुई 16 ने मानने से इनकार कर दिया। फिर यहीं से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत या आपके बिगुल बज गया। तो ये 5 नंबर में आता है, या पांचों कारण पूछ लेगा या एक कारण पूछ लेगा। सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, फ्रांसीसी दार्शनिकों का क्या योगदान था, इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछ सकता है। नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना, तो नेपोलियन जो फ्रांस का शासक 1804 में बना और उसने एक संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की आचार संहिता, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1804 में। अब उसने क्या क्या किया, सबसे पहले उसने मुद्रास्फीति पर रोक लगाई, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, पोप के समय से चले आ रहे जो ज़मीन का विवाद था उसे समाप्त किया और चर्च की भूमि को जब्त कर लिया, महिलाओं को अधिकार दिया और तमाम प्रकार के नियमों को ले किया गया। तो इसे क्या कहा गया, नेपोलियन का कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ये भी 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। देखिए इस टाइप के जो MCQ जो है ये आपको कवर कर लेने हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो वारसाई में। स्टेट जनरल का अधिवेशन वारसाई में हुआ। मेरी एंटोनेट कौन थी, तो वो लुई 16 की पत्नी थी। यहाँ देखिए बुर्बो राजवंश की अगर बात, लुई 16, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक, मोंटेस्क्यू की। आबे खिए, तीसरे स्टेट, ठीक है, और रोबेस्पियर। इस तरीके से आपकी जो है कवर करना है। ठीक, 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था जो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो पोप था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद के किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो स्टेट जनरल। लुई 16 के निवास स्थान कहाँ था, वारसाई में। रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मोंटेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस तरह से MCQ आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सभा का नया संविधान नाम कब रखा गया, तो 9 जुलाई 1789 को। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था, कर लगाना। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ, 17 जुलाई 1789 को। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान कब तैयार किया, नेशनल असेंबली ने 1791। पहली बार फ्रांस की जनता ने किस दिन राजमहल को घेरा, 20 जून 1792 को। और पेरिस की भीड़ ने दूसरी बार राजा के महल को कब घेरा, 10 अगस्त 1792 को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। लुई 16 को मृत्युदंड कब दिया गया, 1793 ईस्वी में। और राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल में फ्रांस के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे, जिरोंदिस्ट और जैकोबिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। पेरिस कम्यून पर किस राजनीतिक दल का प्रभाव था, जैकोबिन दल का प्रभाव था। ठीक, जैकोबिन कौन थे, उन्हें सोकरात के नाम से क्यों जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्गों से, यानी आप कह सकते हैं तीसरे स्टेट से लोग थे। इनमें कारीगर, छोटे दुकानदार और पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, जूता बनाने वाले, घड़ी साज और नौकर व दैनिक मजदूर के लोग शामिल थे। जैकोबिन जो थे
ने लंबी धारीदार पतलून पहनने का फैसला लिया, जिसे वे घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले फैशन प्रस्त कॉलोनी से अलग नजर आए। इस तरीके से उन कॉलोनियों को यह संदेश देना चाहते थे कि अब उनकी सत्ता का अंत हो गया है। इसलिए जैकोबिन को सोकुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सोकुलात पुरुष लाल टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, परंतु महिलाओं के लाल टोपी पहनने की मनाही थी। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको कवर करके चलना है। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई और इसमें विभिन्न स्टेट्स की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में किन्हीं 4 परिवर्तनों के बारे में बताइए। पहला, तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद वहाँ की सत्ता मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथों में आ गई। पहला परिवर्तन था ये। दूसरा, संपत्तिहीन वर्ग को नए संविधान के तहत मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में निर्वाचित 2 विधान परिषदों की व्यवस्था की गई। इन परिषदों के द्वारा 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को विनियुक्त किया, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी क्या है? तो 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, इसे डायरेक्टरी कहा जाता था। इस प्रावधान के माध्यम से जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका का बहिष्कार किया गया, परंतु विधान परिषदों ने डायरेक्टरी को जब ऐसा झगड़ा होता रहता तो ऐसे अवसरों पर परिषद उन्हें पद से हटाने की कोशिश करती थी। डायरेक्टरी की इस राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के सम्राट बनने का भी मार्ग खोल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके देखिए जो क्वेश्चन आता है। रूसों ने किस बात पर अधिक बल दिया? मनुष्यों की समानता पर। फ्रांस के किस दार्शनिकों का सम्राट कहा गया है? तो फ्रांस के दार्शनिक जो हैं वोल्टेयर को दार्शनिकों का सम्राट कहा जाता है, वोल्टेयर को। फ्रांस में आतंक का राज किस राजनीतिक दल ने स्थापित किया? जैकोबिन दल ने। रोबेस्पियर के राज को आतंक राज क्यों कहा जाता है? तो रोबेस्पियर ने 1793 से 1794 तक फ्रांस पर शासन किया। उसने बहुत ही कठोर एवं क्रूर नीति अपनाई। वह जिन्हें गणतंत्र का शत्रु मानता था अथवा उसकी पार्टी का जो कोई सदस्य उसे असहमति जताता तो उन्हें जेल में वो डाल देता था। उन पर एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता था। जो कोई भी दोषी पाया जाता तो उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी कठोरता एवं क्रूरता से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही कर उठे। इसी कारण उसके राज को आतंक राज कहा जाता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासनकाल को आतंक राज कहा जाता है और क्यों। ठीक है, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं सिंगल वीडियो मैंने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।